नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। कि वैदिक कालीन शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये हमारा यूनिट फर्स्ट है, पेपर सेकंड, बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली क्या है? उस समय की जब वैदिक कालीन शिक्षा होती थी तो वैदिक कालीन शिक्षा में जो हमारी बहुत प्राचीन कालीन शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं, या वैदिक कालीन शिक्षा जो थी हमारी वेदों पर अध्ययन थी, इसीलिए उसका नाम जो था वो वैदिक कालीन शिक्षा पड़ा। वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो गुरु प्रणाली, क्या इसका मतलब है कि जो भी गुरु जहाँ पे रहते थे उस आश्रम को गुरुकुल प्रणाली कहते थे, गुरुकुल कहते थे। तो गुरुकुल जो था वो शहर से दूर बड़े शांत वातावरण में मनाया जाता था, और गुरुकुल जो है वहाँ पर गुरु रहते थे और बच्चे भी उन्हीं के पास जाकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। जितने समय भी वो शिक्षा प्राप्त करते थे वो उन्हीं के आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। इसीलिए जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली कहलाती थी। तो जो गुरुकुल वो क्या था कि जहाँ पर गुरु रहते थे उसको गुरुकुल कहा जाता था। तो उस समय की जो शिक्षा प्रणाली होती थी, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वो बच्चे वो गुरु के आश्रम में ही अपना घर को छोड़ करके गुरु के आश्रम में रहते थे, और जब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वो गुरुकुल में ही रहते थे। ठीक है, तो यही थी हमारी गुरुकुल प्रणाली। दूसरा हमारा विशेषता है विद्या आरंभ संस्कार। जो विद्या आरंभ संस्कार से मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब बच्चों की जो शिक्षा थी वो आरंभ होती थी तो विद्या आरंभ संस्कार कहलाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, जब बच्चों को शिक्षा करने की, जो बच्चे गुरुकुल में जाना चाहते थे उन बच्चों को प्रवेश देते समय विद्या आरंभ का ये संस्कार होता था, और उसमें बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था। जो बच्चे इन अक्षरों का ज्ञान कर लेते थे, गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते थे वो, या उसका उच्चारण कर लेते थे, उन बच्चों को उसमें प्रवेश दे दिया जाता था। तो यही था विद्या आरंभ संस्कार कि बच्चों को इस समय बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था, गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाता था। जो बच्चे इन अक्षरों का उच्चारण कर लेते थे या गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते थे उन बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश दे दिया जाता था। तीसरा हमारा पॉइंट है उपनयन संस्कार। ये संस्कार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार हर एग्जाम में ये पूछा जरूर जाता है कि उपनयन संस्कार क्या होता है। तो उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार उस समय की जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा होती थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए तो थी, शूद्रों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। तो जब उपनयन संस्कार होता था, तो जब बच्चों की जो आयु होती थी कि कितने साल में, जब आयु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए 8, 11 और 12 वर्ष के जब बच्चे होते थे तब उनके लिए उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का मतलब होता था कि जब बच्चों को शिक्षा प्रारंभ होती थी उस समय इस संस्कार को कराया जाता था और बच्चों को गुरु के समीप ले जाया जाता था। जब बच्चे गुरु के समीप ले जाते थे वहाँ पर वो उनको अक्षरों का ज्ञान कराते थे, गायत्री मंत्र का पाठ कराते थे, और जब बच्चे 8, 11 और 12 वर्ष के होते थे उसी आधार पर बच्चों को गुरु के समीप ले जा करके बच्चे वहाँ पर उनको उनके चरण स्पर्श करते थे, और उसके बाद से ही उनकी शिक्षा जो थी वो आरंभ हो जाती थी। अगली जो हमारा पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा क्या? उस समय की जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी वो निःशुल्क शिक्षा हुआ करती थी। उस समय किसी भी प्रकार की कोई भी फीस या शुल्क नहीं दिया जाता था। जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी होती थी। जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो यदि वो अपनी इच्छा से गुरु दक्षिणा देना चाहते थे तो गुरु को जो भी देना चाहते थे वो दे देते थे, लेकिन गुरु उनसे कभी भी अपने शिक्षा की फीस नहीं लेते थे। तो उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वो निःशुल्क थी, उस पर किसी भी राज्य का भी कोई नियंत्रण नहीं था। गुरुकुल के जो भी खर्चे थे वो जो स्टूडेंट थे और टीचर थे दोनों लोग मिलकर के ही वहन करते थे। तो जो भी उस समय की जो शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी वो कैसी थी? निःशुल्क थी। अगला है हमारा कक्षा नायकी पद्धति। ये कौन सी पद्धति है? जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली होती थी उस समय कक्षा नायकी पद्धति थी। कक्षा नायकी पद्धति में क्या था कि
जो उस क्लास का मॉनिटर होता था, ये जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता था, बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट होता था, बहुत इंटेलिजेंट होता था, उस बच्चे को कक्षा नायक की पद्धति, उसका कक्षा का नायक मान लिया जाता था। तो कभी ऐसा होता था कि गुरु अगर अपने शिक्षा देने से पहले मान लीजिए उन्हें कहीं जाना पड़ता था, वो गुरु को छोड़ करके कहीं बाहर किसी काम से जाते थे, तो उस बीच में बच्चों की जो शिक्षा थी वो मॉनिटर लेता था। तो जो उस क्लास का सर्वश्रेष्ठ अच्छा स्टूडेंट होता था, वही बच्चा जो है वो पूरे क्लास को पढ़ाता था उस बीच में, जब उनके गुरु जो थे वो एब्सेंट होते थे। ठीक है, तो यही हमारी उनकी कक्षा नायकी पद्धति कहलाती थी। अगला था हमारा शिक्षण की विधि। शिक्षण की विधि कैसी थी? उस समय जो शिक्षण विधि थी वो व्याख्यान थी। व्याख्या के रूप में या मौखिक शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। वेदों का अध्ययन कराया जाता था, श्रवण मनन और चिंतन और पुनरावृत्ति की जो उस समय बल दिया जाता था। संस्कृत भाषा पर शिक्षा दी जाती थी, तो जो भी शिक्षा थी वो वेदों का अध्ययन कराया जाता था। कोई भी एक वेद का अध्ययन उस समय बच्चों को कराया जाता था। तो जब उनकी 12 साल तक की जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी और जो बच्चे अपने घर वापस लौटना चाहते थे वो लौट जाते थे, और जो बच्चे रह करके दूसरे वेद का अध्ययन करना चाहते थे वो वहीं पे गुरुकुल में रह करके 12 वर्ष और अध्ययन करते थे, दूसरे वेद का अध्ययन करते थे। तो जो हमारी उस समय की जो शिक्षा विधि थी वो कैसी थी? मौखिक रूप में जो गुरु था वो अपने बच्चों को शिक्षा देता था, वेदों का अध्ययन कराते थे, संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी, श्रवण मनन और चिंतन पर बल दिया जाता था, पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता था, अभ्यास पर बल दिया जाता था। ठीक है, फिर विद्यार्थियों के जीवन संबंधी नियम। उस समय जब गुरुकुल में स्टूडेंट रहते थे, विद्यार्थी रहते थे, तो उनका जीवन कैसा होता था? वो क्योंकि गुरु के साथ में ही रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वो उनका जो दैनिक जीवन था वो बड़ा कठोर भी हुआ करता था। सूर्योदय के बाद तुरंत बच्चे उठते थे, बहुत प्रातः काल उठ करके स्नान वगैरह करके दैनिक नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के अपने गुरु के लिए नहाने के लिए स्नान वगैरह की व्यवस्था करते थे, पानी की व्यवस्था करते थे। उसके अलावा उनके पूजा पाठ के लिए उस जगह साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था करते थे, उनके नाश्ते वगैरह की व्यवस्था करते थे। और फिर जब गुरु उठ करके पूजा पाठ कर लेते थे सब लोग मिल करके, तो साथ में गुरु और शिष्य दोनों मिल करके भिक्षा मांगने गांव में चले जाते थे। तो जो भी उन्हें भिक्षा में दाल चावल या जो भी अन्य खाने पीने का सामान मिलता था वो उस चीज को ला करके और भोजन में बनाते थे। केवल वो भिक्षा में उतना ही लेते थे जो उस समय एक दिन का भोजन बन सके, और उसके बाद फिर वो जो पढ़ाई करते थे, खाना पीना खाने के बाद बच्चे जो थे, गुरु जो थे वो बच्चों को अध्ययन कराते थे। उसके बाद थोड़ी देर दोपहर में विश्राम किया करते थे, फिर शाम को पूजा पाठ करके बच्चों को पढ़ाते थे, और बहुत जल्दी रात में बच्चे सो जाते थे। और गुरु भी उनका बहुत जल्दी वो जो थे रात में के जल्दी खाना खा करके सो जाते थे। तो ये उनका दैनिक जीवन था, उनका दैनिक रूटीन था कि मतलब किस तरह से बच्चे वहाँ पर गुरुकुल में रहते थे। अगला था हमारा कि पाठ्यक्रम की क्या क्या सिलेबस में उनको पढ़ना पड़ता था। तो ठीक है, तो व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। उसके अलावा वेदों का अध्ययन तो वो करते ही थे, तो जो भी उनका सिलेबस में क्या उनको व्याकरण का ज्ञान कराया जाता था, गणित का छोटे मोटे जो गणित के सवाल होते थे वो पढ़ाए जाते थे, दर्शन, ज्योतिष, इन चीजों का ज्ञान कराया जाता था। अगला है अनुशासन। अनुशासन क्या था कि उस समय बच्चों को शिक्षक की आदेशों को पालन करना ही उनके लिए अनुशासन होता था। कोई भी जो स्टूडेंट्स होते थे वो कभी भी टीचर की उनके आदेश का अवहेलना नहीं करते थे, और जो बच्चे अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते थे उनको शारीरिक दंड भी दिया जाता था। थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा कठोर शारीरिक दंड नहीं, लेकिन उनको अनुशासित करने के लिए थोड़ा शारीरिक दंड भी दिया जाता था। ठीक है, अगला है हमारा गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु शिष्य संबंध उस समय का कैसा था? गुरु शिष्य संबंध जो था वो बहुत मधुर था। बच्चे जो गुरु थे वो शिष्य की बहुत देखभाल करते थे, एक पिता के समान करते थे, और जो शिष्य होते थे वो भी अपने स्टूडेंट की उतनी देखभाल करते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता था। तो जो गुरु शिष्य का संबंध उस समय का होता था वो पिता और पुत्र के समान होता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हमेशा पूछी जाती है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था वैदिक काल में।
ठीक है। तो वैदिक काल में जो गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, पिता और पुत्र के समान था। जिस प्रकार से पिता अपने बच्चे की देखभाल करते थे, वैसे ही गुरु अपने स्टूडेंट की, अपने शिष्यों की पूरी तरह से देखभाल करते थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, यदि वो बीमार पड़ जाते थे तो उनकी देखभाल करते थे, उनकी केयर करते थे। और इसी तरह से शिष्य भी अपने टीचर्स की, अपने गुरु की पूरी उनके आदेशों का पालन करते थे। उनके लिए नहाने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। उसके अलावा यदि वो बीमार पड़ जाते तो पूरी तरह से उनकी सेवा करते थे। तो यानी जो गुरु और शिष्य का दोनों का जो उस समय का संबंध था, वो पिता और पुत्र के समान था। अगला है हमारा समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता था, जब उनकी एक वेद का अध्ययन समाप्त हो जाता था, और जब बच्चों की एक वेद का अध्ययन करने के बाद जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी और जो बच्चे अपने घर लौटना चाहते थे, तो उस समय जैसे जब वो प्रवेश लेते थे तो उपनयन संस्कार होता था, और उसी प्रकार जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी और वो अपने घर लौटना चाहते थे तो उस समय समावर्तन संस्कार होता था। और ये कब होता था, 25 वर्ष की आयु में होता था। तो जब बच्चों की एक वेद का अध्ययन, उनका 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तो उसके बाद उनको फिर गुरु के समीप ले जाया जाता था। गुरु जो थे वो उनको मौखिक रूप से उनसे प्रश्न पूछ करके और ये देखते थे कि कौन सा बच्चा जो है वो शिक्षा के लिए तैयार हो गया है, और उसी के हिसाब से फिर वो उनको जाने के लिए कहे। जो बच्चे गृहस्थ आश्रम में वापस लौटना चाहते थे वो उनको जाने के लिए कह दिया जाता था, और जो बच्चे वहीं रह करके दूसरे वेद का अध्ययन करना चाहते थे वो 12 वर्ष रह करके वहीं पर उन वेदों का अध्ययन करते थे। तो ये था समावर्तन संस्कार, जो 25 वर्ष की आयु में होता था, और तब होता था जब बच्चा अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपने गृहस्थ आश्रम में लौटता था। ठीक है। और अगला हमारा है परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली कैसी थी, उस समय भी मौखिक थी, क्योंकि शिक्षा भी हमें उन्हें मौखिक रूप में दिया जाता था। और टीचर, क्योंकि बच्चों को रेगुलर गुरु जो थे वो अपने शिष्य को पढ़ाते थे, तो उन्हें स्वयं ज्ञान होता था कि उस बच्चे की कितनी तैयारी है। तो जब संस्कार समाप्त हो जाता था, जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी, तो फिर वो गुरु के समीप आते थे और गुरु उनसे कुछ प्रश्न पूछ करके जब संतुष्ट हो जाते थे तो फिर उनको जाने के लिए कह देते थे। तो इस तरह की जो परीक्षा प्रणाली होती थी उसमें किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं होती थी। टीचर स्वयं उसका मूल्यांकन जब तक वो पढ़ाते थे तब तक करते थे। ठीक है। और उसी के आधार पर वो मान लेते थे कि उस बच्चे की परीक्षा, अरे उस बच्चे की जो शिक्षा है वो पूरी हो गई। ठीक है। और लास्ट हमारा है भिक्षा और गुरु दीक्षा। भिक्षा हमने बताया कि उन जो भी थे, जब गुरु और शिष्य, उस समय किसी भी प्रकार की शिक्षा में पैसा नहीं लगता था, किसी भी प्रकार की फीस नहीं दी जाती थी, तो उस समय भिक्षा मांगने की परंपरा थी। तो गुरु जो थे और शिष्य दोनों मिल करके गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। जो भी उन्हें दान पुण्य में मिलता था सिर्फ वो उतना ही लेते थे। बहुत बहुमूल्य चीजें जो है वो दान में नहीं लेते थे। केवल एक दिन की खाने की व्यवस्था हो जाए इतना ही वो दान में लेते थे। और जो गुरु दक्षिणा थी, जब जो शिक्षा समाप्त हो जाती थी स्टूडेंट की, शिष्यों की, तब फिर वो जो है वो अपनी इच्छा से जो भी चाहते थे वो गुरु को दे देते थे, और यही उनकी गुरु दक्षिणा कराती थी। इसके अलावा जो उस समय का जो खर्चा चलता था वो कैसे राजा महाराजा अपनी इच्छा से गुरुकुल को जो थे भूमि, पशु, अन्न आदि जो है वस्त्र आदि दान में देते थे। तो इस प्रकार की जो शिक्षा प्रणाली थी वो इसी टाइप से चलती थी। गुरु दक्षिणा के आधार पर भिक्षा के द्वारा जो भी दान पुण्य मिलता था उसी से गुरुकुल चलता था। तो ये थी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कौन कौन सी चीजें किस तरह से होती थी। धन्यवाद।